होलिका का जो पुड़ा कहते हैं उसको, दोनों तरफ से जो पुड़े होते हैं, उस पुड़े के लिए तो कहते हैं कि वो बकरे का जो पाठा होता है 5-6 महीने का या 1 वर्ष से कम का जवान बच्चा, उसकी जो लाद होती है, उस लाद की जो झिल्ली होती है जिसमें वो आंतें होती हैं, उसको निकाल करके उसको सिधा करके 12 वर्ष माथे का कट क्या वा लोग, 80 वर्ष मूणा का कट क्या वा लोग, राजा की शेवड़ी आया कट क्या वा लोग। बोल के बोल में गाता है ना कि 80 वर्ष से नीचे के 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे सब आएंगे वहाँ। ये मुख्य भोजन राज दरबारों का, कर्मचारियों का और पूरे अमले का भात था, और भात आज भी है पहाड़ का भोजन। एक छाड़ो भात है, एक बैठो भात है, एक चौको भात है, एक बाकरो भात है, एक बरात भात है, किस्म किस्म का भात है, एक हीरो भात है, इस किस्म से है। भांगा को पीसते थे, वो खूब पीस करके फिर छानते थे, फिर मट्ठा मिलाते थे, क्या क्या मिलाते थे उसमें, खूब देते थे एकदम नशे में, ताकि आए बढ़िया हो दी गाएँ। वह लिख रहा है कि अस्कोट के रजबार ने वो जो ब्यास और चौदास का इलाका है वह बेच दिया जुमली राजा को, स्पष्ट लिख रहा है वो। परमानंद जोशी को इन्होंने जोहार द्वार मुझका दारमा का दामी बनाया, वो कागज है मेरे पास, दारमा का दामी माने ऑडिटर, दारमा का दामी नियुक्त किया गया। तुम हमारे पहले से विश्वस्त आदमी हो, वहाँ बनो, तुम हिसाब किताब करो उस इलाके का जो कि कन्फ्यूज्ड है। वो पैसा बामणों के पास था। बामणों के पास कैसा आया, एक तो वह राजा के यहाँ पूजा पाठ करते थे, फिर राजाओं के यहाँ जो जजमान आते थे वो राजाओं की भी पूजा थी, वो बामणों की भी वहाँ वृत्ति हो गई। आज वहाँ पूजा है, आज वहाँ नामकरण है, आज वहाँ विवाह है, आज वहाँ ये है, आज वहाँ भागवत है, आज वहाँ लिखना है, ये कुंडली वुंडली ये सब करना है। तो थोड़े बहुत पैसे होते थे उनके पास, तो उन पैसों से वह ज़मीन जोड़ते थे। ऐसा है, जानकारी हमको है कि वो नगाड़ा जो होता था, बड़ा नगाड़ा, दैन दमुआ कहते थे उसको, कहते हैं उसमें तो कहते हैं वो कि 4 वर्ष से ऊपर का जो कचड़ा हो उसके खाल को निकाल करके उससे मढ़ते हैं उसको। अगर बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाता है वो, तो फिर वो बचता नहीं है, वो मर तो लेगा, बचेगा नहीं वो, इसलिए बड़ी सावधानी है उसकी। और अगर छोटा छोटा कचड़ा है 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष का, तो कहते हैं वो जल्दी सड़ जाता है, वो उसका भी नहीं बनता है। हम करों के बारे में पहले कह रहे थे। बाज बहादुर चंद का जो राज्यादेश था उसमें तमाम आए थे कर, उस पर हमने बात करी थी। अच्छा, उसी में एक कर और एक भी बात करी थी कि वो शुरू में जो शिरा का जो राजा है वह उसको अस्कोट का रजबार शिरोपाऊ भेंट करता था, और राजा चंद राजा की स्थिति मल्ल राजा की स्थिति पहले थी और अस्कोट के रजबार की स्थिति द्वितीयक थी। ये हमने उसमें आया था शब्दों में। तो शिरोपा देने की बात आई थी, पगड़ी। एक दूसरी जगह शिरोपा आया है बही में, वह शिरोपा है शिरा के दुर्ग के रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित। उसमें लिखा है ये जो शिरा में वो ऊपर पहाड़ी पर है, वो वहाँ रात में अगर कोई बवाल होता है, बवाल 2 किस्म के होते हैं। एक तो प्राकृतिक बवाल है, बिजली फट गई, आसमान की वो भूकंप आ गया, या वो पहाड़ खिसक गया, चट्टान टूट गई, ओलावृष्टि हो गई ज़बरदस्त, एक तो ये है। और एक बवाल है वो इससे संबंधित है, लड़ाई झगड़े से, कोई आक्रमण हो गया, दुश्मन आ गया, तो उसकी व्यवस्था ये है, ये व्यवस्था दी गई है बछेड़ा लोगों को और साहू लोगों को और जमजाल लोगों को।
तो उसमें लिखा है रात अधरात, अगर शीरा में कोई चलका होता है, चलका ये नेपाली शब्द है, और चलका माने भूकंप भी हो सकता है, चलका माने मानवकृत विपदा भी हो सकती है, युद्ध वगैरह भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति वहाँ बनती है तो रात अधरात शीरा को खबर करनी है बेलकोट के पाड़े ने। बेलकोट दूर है, नदी के उस पार है, लेकिन ऊंचाई में बराबर है वो। उनको ये ड्यूटी दी गई है, रात अधरात माने जो ही हो तो वो खबर करे यहाँ। तो उसमें लिखा है अगर युद्ध जैसी स्थिति कोई है तो दो जोशी हैं, एक तो बुरकुलिया जोशी है, एक बचकुलिया जोशी है। इन जोशी परिवारों में से दौड़ करके लोग जाएं रात अधरात और बारबीसी देवलथल का जो इलाका है वहाँ सूचना करें, और लड़ने भिड़ने का जो काम जिम्मेदारी है वो बारबीसी के लोगों को दी गई है। तो उसके बारबीसी से जो शीरा को आने वाले जो मुहाने हैं, वो जो पहाड़ों के बीच में जो दर्रे हैं, पश कहते हैं उसको, तो वह जो आने के दो पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा नाका होता है, उस नाके में लिखा बताता है तो बछेड़ा जवान जो हैं जो युद्ध के निपटने के लिए जाएंगे, वह तो 2 जने जाएं उस बड़े मुहाने पर जो बारबीसी से 8बीसी की तरफ आता है, उसकी रक्षा करें वो। और उनको और एक जो तीसरा दर्रा है उसमें साहू जवान, जो साहू में चौधरी भी हैं, साहू में ये सोना चांदी का काम करने वाले लोग भी हैं, उस जाति के लोगों को दिया गया है एक ड्यूटी। और एक जो तीसरा रास्ता है उसमें जमजाल लोगों की ड्यूटी है, वो ये सन्नद्ध रहें उसमें और रोकें वहाँ से होने वाले हमलों को। अगर कोई ये जवान उसमें मर जाता है तो वह जो जवान होगा उसको शिरोपाऊ दिया जाएगा। ये एक दूसरे जगह आया ये शिरोपाऊ, पहले तो अस्कूर के रजबार को था, दूसरा ये लड़ाई झगड़े में जो हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, उसके लिए है ये। और लिखा है 4 बीघा उसको, 4 बिस्वा उसको ज़मीन दी जाएगी, 4 बीसी। तो बछेड़ा उसमें पहला है। ये बछेड़े मल्ल जाति के हिस्से ही जुड़े हुए हैं, बछेड़ों ने शासन भी किया अगर वहाँ। 2-3 बछेड़ों के तो हमको मिले हैं, उसके दस्तावेज भी मिले हैं, बहियों में भी नाम है। तो एक ही चीज़ उसमें आया ये। अच्छा, उसमें एक तो डिफेंस से संबंधित ये शब्द आया, और एक जुर्माने से संबंधित शब्द आया है थारो शब्द। जैसे बाज बहादुर चंद का हमने थर पढ़ा था, वो राज्यादेश, उसको थर कहते हैं। और एक थर शब्द है, एक थर्प शब्द है। थर्प शब्द तो है राजघर गृह के लिए, राजगृह, जो भी उसका घर हो, जैसा भी हो, जहाँ ऑफिस चलता हो, वह थर है। और थर्प है वो, और थर है वो जो आज राज्यादेश है वो है। तो उस थर में हमने पढ़ा था ये। तो उसमें बताता है थारो बादी जो उल्टी ले जा, राजा ने कोई मुकर्रर की कोई चीज़ तय करी, आदेश तय किया, उसको समझने की बजाय उसके उल्टे में जो विरोध करता है उसका, तो उसको 1 शेर घी का जुर्माना होगा। और अगर वह मानता ही नहीं है, मैं इस आदेश को मानूंगा ही नहीं, तो उसके लिए जुर्माना है 12 रुपया। एकदम मना कर देता है समझाने बुझाने पर, तो ना कहने पर 1 रुपया जुर्माना। और फिर उसकी जांच खोजबीन हो, जांच हो, उसका पूरा टटोला जाए उस केस को, और उसके बाद उस पर गुनाह माने अपराध घोषित हो उसका 3 रुपया। तो बात देख करके लेना कहता है, समझ बूझ करके अच्छी तरह से पूरा करके, तब इसको इतना जुर्माना लो उससे। तो इस तरह के ये 2 इसमें आए। एक शब्द आया है ये टैक्स में, मसाला शब्द। मसाला शब्द में वो कहता है
दो बछिया गाई, ये मसाड़ो पावन, ये मसाड़ा पाने के हकदार हैं पहरी और बजनिया माने ढोली लोग। अब मसाड़ो पावन ये पाएंगे वो, माने ये पाने का मतलब है पाएंगे वो, पैसा पाएंगे उसका। दो बछिया गाई मोछियाओ मौले दीनो, दो बछिया गाई। अब इसका अर्थ हम ये समझ रहे हैं या तो दो 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 बेटी ब्याईना गुरु, माने ऐसी गाय जो दो बखत ब्याह चुकी हो, तो वह गाय मोछ्याओ मौले दीनी, दो मोछ्याओ मवासा है कोई जहाँ से ये आते हैं, वह देगा उन गायों को। अब वह गाय है या बछड़ा है ये स्पष्ट नहीं है, व्याख्या करने पर है। दो बछिया गाई मोछियाओ मौले दीनू, मोछियाओ मवासा दो गायें देगा, दो बछिया गाय देगा, माने दो बार ब्याही हुई जवान गाय ही होती है वो। और 1.5 रुपया फुलाई गाय, फुलाई गाय माने जो ब्याने वाली गाय है, उसको उसका बहरी और ये जो बजनिया हैं बंटोली लोग ये पाएंगे इन दोनों गायों का। फुलाई हुई गाय का 1.5 रुपया पाएगा और वो दो बछिया जो गाय है उसका 1 रुपया पाएगा। तो इतनी तो उनकी आमदनी हुई। और ये पैसा कहाँ से आएगा? वो कहता है ये पैसा मोल कैनियन ले दिनों, किसान देंगे इसका पैसा और ये दाम उनको मिलेगा। अब ये जो गाय का बात आई है इसमें ऐसा समझ में आता है या तो ये ढोली लोग उसका चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है जानकारी हमको है कि वो नगाड़ा जो होता था, बड़ा नगाड़ा, दैन दमुआ कहते थे उसको, कहते हैं उसमें तो कहते हैं वो कि 4 वर्ष से ऊपर का जो कचड़ा हो उसके खाल को निकाल करके उससे मढ़ते हैं उसको। अगर बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाता है वो तो फिर वो बचता नहीं है, वो मढ़ तो लेगा बजेगा नहीं वो, इसलिए बड़ी सावधानी है उसकी। और अगर छोटा कचड़ा है 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष का तो कहते हैं वो जल्दी सड़ जाता है, वो उसका भी नहीं बनता है। इसीलिए ये अब ये तो भैंस के चमड़े की मरने की बात हुई। अब ये गाय कह रहा है तो गाय भी ले आते होंगे चमड़ा, हो सकता है वो जो छोटा दमुआ होता है, बायां दमुआ, उसमें उस पर दूसरी आवाज़ होती है उसकी, टंग 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 वाला। वो तो नगाड़ा तो गंभीर होता है, वो उसके लिए मोटा चमड़ा चाहिए, उसके लिए मरने के लिए हुए हो। और ये चमड़े का जो इस्तेमाल है वो डमरू में भी होता है और इसमें भी होता है, वो हुड़के में भी होता है, तो तमाम बाजे हैं। तो हमको ऐसी जानकारी है कि वो जो हुड़का है, हुड़का का जो पुड़ा कहते हैं उसको, दोनों तरफ से जो पुड़े होते हैं, उस पुड़े के लिए तो कहते हैं कि वो बकरे का जो पाठा होता है 5-6 महीने का या 1 वर्ष से कम का जवान बच्चा, उसकी जो लाद होती है, उस लाद की जो झिल्ली होती है जिसमें वो आँतें होती हैं, उसको निकाल करके उसको सिधा करके, सिधाने का मतलब है कि वो एकदम न तो धूप में रखा जाए न एकदम गीले में रखा जाए। गीले में रखेंगे तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, सूखेंगे तो वो सख्त हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो दिक्कत होती है उसमें। उसको सिधाना, ठीक से देखते रहना उसको, और कहीं छाया के उसमें जहाँ बहुत तेज़ धूप न हो, बहुत पानी भी न हो। हाँ, तो हुड़का ऐसे बनता है। वो हुड़का वो बकरे के उससे लाद से उसके बनते हैं उसके पुड़े। और कहीं हमने सुना बंदर के लाद से उसके भी बनते हैं। अब ये तो वही जाने, अब ये शिल्प की बातें हुई, शिल्प की बातें ये तो शिल्पकार ही जानते हैं। ये सब बनाते हैं उपकरण ना उसके, तो बड़ा अच्छी कला थी ये।
ये है। अब ये इसलिए जो आया है ये जो दो बछिया गाय का ये और मसाड़ो शब्द इसके लिए आया है। मसाड़ो शब्द मांस से भी है संबंधित, वो मांसू से है वो। तो इसका ये बता रहा है कि पूरी व्यवस्था है। माने ये मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ छूटी नहीं है जो करों के टैक्स में और उसके निकालने में पैसा कहाँ से आता है, कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए, पूरी बारीक बारीक चीज़ें हैं ये। और वह मरे हुए जानवर की लाश है तो उसका भी कीमत ले रहा है, और फिर उसका कीमत कहाँ से वसूल की जाएगी वो भी बता रहा है रास्ता, इस्तेमाल हो वो चीज़ पूरा ये है। और पैसा पाई का हिसाब है हर चीज़ का। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये देखने की आती है ये। बाद बिशी तलाऊ बजाई खबर देनी, बाद बिशी तलाऊ बजाई खबर देनी। तलाऊ बजाई माने धतिया नगाड़ा, बहुत बड़ा नगाड़ा, उसकी आवाज़ से इतनी ज़ोर से बजाए कि वहाँ तक खबर देनी सिराकोट को। बुरकुलिया जोशी ने, एक लोहार कट्या पाठनी ने, लोहार कट्या का पाठनी एक आदमी और बुरकुलिया जोशी एक आदमी, इन दोनों की ड्यूटी है कि वहाँ कोई खतरा महसूस होने पर बड़े धतिया नगाड़े से खबर करें शिरा को। तल को भैया बेलकोट का पानी दे, रात अधरात शिरा को खबर लेनी। अगर भूचाल हो जाता है या मानवकृत या प्राकृतिक जैसा भी हो, तो बेलकोट का पानी जो उतनी ही ऊंचाई पर दूसरी तरफ है वो, वहाँ का पानी ने रात अधरात में शिरा को खबर करनी। और एक तीसरी चीज़ आई, शिरा पडाल बाटीनी खेड़िया बिशान पड़, पडाल बाटीनी, पटाल बाटीनी और खेड़िया बिशान पड़। एक खेड़ी होती थी ना, खेड़ी शब्द है, माने कहीं पुल के डंडे लाने हों बड़े भारी लंबे खेड़ी, या पंचक्की के पाट लाने हों कहीं घराट के दूर जहाँ बनता है वो, वहाँ से वो उसके तौमड़ियाँ जोतते थे उसमें। तो वह दुई आदमी नहीं उठा पाते उसको उसके जो छेद होते हैं तक्की के, उस छेद के बीच में एक बहुत बड़ी मोटी बल्ली रखी, फिर उस बल्ली पर दो बल्लियाँ ऐसी बांधी, इधर भी, और फिर अगर लंबी बल्ली लगी आगे तक पहुंची हो तो आगे फिर एक ऐसा ही बनाया, तो उसको अठमणियाँ कहते थे। एक चौमणियाँ होता था, एक अठमणियाँ होता था। चौमणियाँ में तो 4 आदमी कंधा लगाएं और अठमणियाँ में 8 आदमी कंधा लगाएं, जितनी वजन की चीज़ लानी हो। और फिर उसमें पहाड़ पर लगना है, ऊपर रास्ता ख़राब है तो उसको सीधे ले जाना है। सीधे ले जाने के लिए उस पर ऊपर रस्सा लगा देते थे, और रस्से से फिर खींचे आदमी, रस्से से ऊपर को खींचें, और जो कंधे में रखे हुए हैं जवान वो अभी अपना दें और इस तरह से उठाते थे। तो अभी हाल तक था ये, तो ये भारी चीज़ें उठाने के लिए। अभी ये कुछ वर्ष पहले हमारे गांव में एक आदमी वो लाया ये डीजल की चक्की, फौज से रिटायर हुआ तो उसने सोचा मैं डीजल की चक्की बनाऊँ। उससे पहले तो वहाँ पानी के घट थे, सब बहुत थे। अब वो बहुत बड़ा था, वो कितना बड़ा होती, बहुत बड़ी मशीन होती है। तो उसमें इत्तेफाक से मैं गया था घर, तो मैं भी गया उनके साथ, देखा मैंने, तो उठा के दे गई वो सीधे चढ़ाई में, चाहे कांटे हों, चाहे ब्राह्म बाँस के डंडे हों, चाहे धूल भाबर जैसा भी हो, चल पड़ते थे उसमें, बहुत उत्साह के साथ उठाते थे। सीधे ले जाने में कहते थे, सीधे ले जाने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उतार में तो गिर जाता है ना, थामना पड़ता है। तो उतार के जाने के लिए तो आगे जो लड़ा होता है रस्सी, उसको ऊपर को खींचते हैं, आदमी नीचे को जा रहा है ऊपर को खींचो ताकि वजन ऊपर को पड़े, और ऊपर जाने के लिए तो ऊपर खींचना है। तो ऐसे इकट्ठे करते थे आदमियों को, उसको खेड़िया बिशान कहते थे। खेड़िया बिशान शब्द तो कहाँ सुनने में आएगा, खेड़िया बिशान। तो कहता है ये पडाल बाटीनी खेड़िया बिशान पड़ा, ये सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, कहता है ये पडाल में बांटनी हो और खेड़ में जाना हो तो सब लोग उसमें लगेंगे। और शीरा खेड़ो काटनो कैनीन, माने जो जिम्मेदार जो ज़मीन कमाने वाले लोग हैं उनकी ड्यूटी है, ये सब लाए हैं, वह बच्चों को भेजें। और हुड़की बॉल में गाते हैं वो, तो कहते हैं वो
12 वर्ष माथे का कट जावा लोग, 80 वर्ष मूण का कट जावा लोग, राजा की शेवड़ी आया कट जावा लोग। भोर के बोल में गाता है ना कि 80 वर्ष से नीचे के 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे सब आएंगे वहाँ, बिल्कुल लगे उस काम को करना है। तो ये था ये, तो उसका भी व्यवस्था बनाया है ये। और आगे लिखता है शीरा कोट को थरो, शीरा का भात को नाच कहने ले सरनो। अब वो वसूली हुई गाँव में, इकट्ठा हो गया उथलों में, बोरों में, डोकों में। तो वो किसानों की ड्यूटी है कि वो उसको ढो करके शीरा पहुँचाए। कुतिया नेगी ले कुत भात सारनो। अब ये नेगी तो बहुत किस्म के हैं ना। एक तो गांव का नेगी है, पूरा वसूल कर रहा है, वसूल करके एक जगह जमा कर रहा है, फिर जमा करके वह नाप रहा है, नाली से भर रहा है वो एक एक बोरा ऐसे 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 करके। फिर उसको ले जाने वाला वहाँ जा कर के राज दरबार में या जहाँ केंद्र है वहाँ अल्मोड़े में चाहे शिरा में जहाँ भी हो वहाँ ले जा रहे हैं। फिर वहाँ उसको एक बड़ा भारी वो है कमरा है, गोद कुठार, वहाँ भर रहे हैं उसको। फिर वहाँ का रोज़ जो खर्च है उस खर्च के लिए उसमें से रोज़ भर रहा है, फिर उसको कुत को नाच कहते हैं। कुत माने कूतना है, 2 माणा 3 माणा या 1 बैगर या 1 नाली जो भी है, वहाँ भंडार में सब है जमा हुआ। तो इस तरह का ये है। तो कुत को नाज नाली ले भरनो, नाली से भरो। और 6 शेरी नाली, नाली भी देशाचार माप है, तो कोई 4 माणे की होती है, कोई 6 माणे की होती है। तो कहता है 6 शेरी नाली, ये स्पेसिफिक नाली है वो, उससे भरनो। और भात 5 शेरी नाली ले भरनो, बड़ा जो दरबार में भात पकता है। अच्छा, भात कॉमन है, इन भइयों से मालूम पड़ता है कि मुख्य भोजन राज दरबारों का, कर्मचारियों का और पूरे अमले का भात था। और भात आज भी है पहाड़ का भोजन। आप लोगों ने सुना होगा, इधर उधर जाते थे ना बचपन में, कहीं रिश्ते में गए या कुछ काम हो, सवेरे वहाँ पहुँचे तो कहते थे तू भात खा भी रहा था, रोट खा भी रहा था। माने वो खाया, कलो खाया चाहिए, कलो में जो भी हुआ, अगर खाने वाला है तो खाया, नहीं तो ऐसे भी चला। और उनसे कहो कि मैं रोटी खा के आया या मैं कोई और चीज़ ऐसा वैसा खाया, तो कहते फिर भात तो यहाँ बैठे खा ले। भात खाने को ही पूरा भोजन मानते हैं पहाड़ में अभी भी। भात खाना टाइम है कि भात खाए बैठ जाए, ये भात खाना नहीं, पूरा भात। और उस भात को अनेक किस्म से परिभाषित किया है बहियों में। एक छाड़ो भात है, एक बैठो भात है, एक चौको भात है, एक बाकरो भात है, एक बरात भात है, किस्म किस्म का भात है, एक हीरो भात है। इस किस्म से है, क्योंकि वो जाते थे, वसूल करने गए या ड्यूटी में गए, अब वो नदी पार करी और यहाँ वहाँ उछल कूद के किसी तरह से बिना बाटे घाटे के पहुँचे वहाँ। अब भूख तो अपने समय से लगेगी। अब गाँव में हुआ कि वो कर्मचारी आए हैं तो इस वसूल किया। अच्छा, वसूल करने के भी नियम हैं, ऐसा नहीं है कि अंडबंड है। अब आकस्मिक काम है वो, पहले से नहीं थे तैयारी इस तरह की। तो यहाँ वहाँ से जिसकी जैसा हुआ, साग पात या दाल वाल जिसका जो भी हुआ पकाया खाया, जल्दी जल्दी। ठाड़ो भात है वो, खाया निकल दिए आप, ठाड़ो भात। तो अब इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि हमारे तो बहुत गाँव थे ना, अब उसमें एक बार ऐसा हुआ कि वो कांटा एक गांव है, वो हमारा ही पहले गांव था वो। अब उसमें ये चौगरखिया आए तो उनका हो गया, वो गांव दूर है, चढ़ाई चढ़ना पड़ता। अब होलियाँ हो रही थी हमारे यहाँ, ज़बरदस्त होली होती थी। अब उसमें ऐसा था सवेरे ये डोली होली और नमामा हमामा लेकर के जाओ, अब बुढ़े बच्चे सब जाते थे। तो चढ़ाई में 2-3 किलोमीटर ऊपर, फिर वहाँ इस घर में वो कोई घर यहाँ है, कोई वहाँ है, तो 50-60 मुआसों का गांव है। यहाँ गए, भूख तो लगनी ही है। तो दोपहर हो गई, 2 बज गया, और फिर शाम को वापस जाना है गांव में। फिर वहाँ लकड़ियाँ चाहिए, धोनी जलानी है, खाना पीना भी है। तो होली कब होगी?
मुख्य सिद्धांत तो ये था। तो मजाक मजाक में लोगों ने कहा अरे अब हो गया, अब हटाओ ऊपर, अब नहीं जाते हैं, निकलो आप। ओह नहीं नहीं, अब खाओ खाओ। वहाँ भांग घोट्टा बनता था, ऊपर जंगल का गांव है ना, वो भांगा को पीसते थे, वो खूब पीस करके फिर छानते थे, फिर मट्ठा मिलाते थे, क्या क्या मिलाते थे उसमें, खूब देते थे। एकदम नशे में ताकि आए, बढ़िया हो दी गाएँ। तो नाचते कूदते ये हुआ। तो अंत में यह हुआ कि या अब कितना पिलाते हो ये भांगा, ऐसे ताकतवर हो, ऐसे सामर्थ्य है तो खाना खिलाओ। अब नक की बात है, उन्होंने कहा खिलाओ, बनाते हैं, खाओ यहीं। अब वो कोई तो धोती लेके आया ही नहीं है, अब वो सब काम झाम, कोई बिना नहाए आया है सवेरे, कैसे कैसे था वो। तो साहब रसोई बनी, सब इकट्ठा किया उन्होंने, अब बहुत आदमी थे, 20-25 नाली चावल इकट्ठा करना। तो आजकल मैं सोचता हूँ तो वो कहीं बारात तो थी नहीं उनके यहाँ, न कोई भागवत था, न कोई देवता का काज था, आकस्मिक हुआ ना ये सब। अब उसमें कैसा खाना हो सकता है, वैसा ही है जैसा बन गया, खाया, भूख मचाई, निकले। तो ठाड़ा भात है वो। इस तरह से कर्मचारियों को खिलाते होंगे, तो ठाड़ा भात है वो। और एक है बैठा भात। अब बैठा भात में कोई आए, वसूल करने के लिए आए, या ज़मीन के कितना ज़मीन। आपने दूसरी बात, जो बात बहादुर चंद के वक़्त का वो है बंदोबस्त, उसमें आपने देखा होगा बीऊ ऋणियाँ दिखा है ऊपर हेड में। बीऊ माने बीज, बीऊ ऋणियाँ में है वो, 20 नाली में है वो, एक हेड है बीऊ ऋणियाँ। फिर दूसरे में है उपजन, उपजन माने उत्पादन कितना हुआ, उपज कितनी आई, उसका असेसमेंट करेंगे ना, इतने बीज पर इतना उत्पन्न हुआ तब तो टैक्स लगाएंगे। फिर वह टैक्स भी सोने में है, मुद्रा पर, मुद्रामान है। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते थे मुद्रामान माने मुद्रामान, स्वर्णमान, सोने में असेसमेंट। आज भी सोने में ही होता है ना। आज भी लेन देन में नोट में लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर। नोट में लिखा होता है कि मैं इस नोट के बदले सोना देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसी विश्वास से तो चलता है वो, कागज़ का नहीं तो क्या कीमत है उसकी, तो कुछ भी नहीं है। तो ये तब भी था, बहुत पुराना जब से हुआ होगा ये सोना। तो ये सिस्टम, तोला मासा रत्ती लिखा हुआ है उसमें, तो ये होता था। पहले अनाज बो, माप तय करो, बीऊ इतना नाली, इतना माणा, इतना पशेरी या इतना ब्याला लगा इसमें। फिर काटने के बाद कितना उसमें उत्पन्न हुआ वह लिखो। फिर उस पर टैक्स तैयार करो, फिर उस टैक्स का सोने में करो। और फिर सोना तो इतना वसूल होगा नहीं, फिर उसको इसमें वस्तुओं में बदलो, अनाज में। वाका लोखा ये बहुत है। सबसे बढ़िया है जानवर, और जानवरों में बकरी सामान भी ढोएगी, बकरी भेड़ों का ऊन भी बनेगा, और मर गया तो मांस के रूप में भी होगा वो, और राजा को भी दिया जा सकता है, उसकी हर जगह है, भोजन का आवश्यक अंग है। तो इसलिए बकरा, उसके बहुत नस्लें हैं इसमें बहियों में। एक बोको है, एक लाखो है, एक शान बाकरो है। सुना आपने नाम? शान बाकरो पढ़ा लिखा है उसमें, ये बने शान बाकर, शान बकरी। अब पता नहीं क्या होता है वो, बकरी वाले जानेंगे। शान बाकरा पड़ेगा। और एक लाखो है, एक चौसिंगिया लाखो है, 4 सींग वाला। वो जो तिब्बत में व्यापार में जाते थे ये भूटिया लोग, तो सबसे आगे वही बकरी जाती थी, बहुत बड़ी बाल और बहुत बालों वाली, बड़े बड़े सींग उसके, वो यट बकरा होता था। बस एक को पार कर दो फिर तो भेड़िया धसान है ना, बग 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 बग, उसी के पीछे गए सब पूरा बकरियों का दल। तो ऐसे वो 3-4 लाखों को आगे करते थे, और फिर उसके पीछे वो रखते थे। और ये लोग क्या करते थे, क्योंकि बर्फ़ में चलना होता था, चमड़े के जूते पहनाते थे बकरियों को, लाखों को, उनके खुरों के नीचे, ताकि उसमें रोग न हो, सड़ न जाए, वो चलने में दिक्कत हो। वजन लाता था ना, 1 लाखा जो होता था वो करीब करीब 10 नाली वजन लाता था। करबतों में, करबत तो जानते हो आप, करबत होते थे ना, साइड के बैग जो लगाए। हाँ, वो करबत बनता था ऊन का, ऊन के तागे का बनाया। वो इस ढंग से बनता था कि पीठ में रखो, आधा इधर बराबर करो, और बकरे के पीठ में रख दो। तो क्या बढ़िया जानवर वो लोता था, पूरा तिब्बत का यहाँ सामान पहुँचाता था। तो
ये है। तो बकरियों की नस्लें और उसके जो मांस के हिसाब से उसका असेसमेंट, और जब तिब्बत से ये लाते थे ऊन, तो इनका तो बहुत बड़ा है, इसमें भी बड़ी संस्कृति कल्चर है इसमें बहुत ज़बरदस्त। इनकी जो बिजनेस थी वो मैत्री के आधार पर थी। मैत्री को मुष्या कहते थे, मुष्य मित्र को मित्र, और मुष्या करते थे वो। यहाँ का आदमी जब जाता था वहाँ तो पहले तो वहाँ का एक आता था आदमी, वहाँ का एक अफसर आता था, वह मेलम में आकर के देखता था कि यहाँ कोई पशुओं का रोग तो नहीं फैला है या कोई महामारी तो नहीं फैली है। उसकी वो रिपोर्ट करता था लाशा को, तिब्बत की राजधानी को। ठीक ठाक अगर है तो फिर वहाँ से वो उसको खबर मिल जाती थी, अब ठीक है चलो यहाँ से। तब ये इनका काफिला चलता था। अब इनका काफिला वहाँ पहुँचा गरतोक में या ताकुलाकोट मंडी में या कहीं भी, तमाम मंडियाँ थी वहाँ। तो वहाँ पहले एक मित्र ढूंढते थे ये, जिस मित्र के साथ इनको व्यापार करना है। वो भी वहाँ मंडी में आए रहते थे, बकरी बहुत होती थी वहाँ। तो बकरियाँ तो इनकी अणवाल चराते थे, नौकर होते थे वो चराते थे दूर दूर। वो तो चरागाह तिब्बत का बहुत बड़ा है ना, बहुत बकरियाँ होती थी हज़ारों की संख्या में, दूर कहीं है। तो जब तय हो गया तब ये आते थे वहाँ से। और तय करने का हिसाब था कि पहले तय किया, टर्म तय किया, उसके बाद फिर मित्र तय हो गया, तुम्हारे साथ ये करना है हमको। फिर उसमें वो करते थे कि इनके यहाँ जान होती है शराब, एक गिलास में ये शराब डालते थे, उसमें एक पत्थर डालते थे। एक जगह बैठ करके एक घूंट इसने पी, एक घूंट उसको दी जूठी। तो उसका मतलब है कि हमने जूठा एक दूसरे का खा लिया है, अब हम पक्के मित्र हो गए हैं, अब अविश्वास नहीं है। फिर उसमें से वो जो पत्थर है डूबा हुआ, उस पत्थर को निकालते थे और उस पत्थर को हाथ करते थे कि कैलाश मानसरोवर की तरफ। इतना ही बहुत था, उसके पर हाथ रख देना। मानिए कैलाश पर्वत साक्षी है हमारा, और ये कैलाश पर्वत का जो पत्थर है हमने रखा है ये। फिर उस पत्थर को तोड़ते थे, उसको तोड़ के आधा वह रहता था रुमाल में बांध के, आधा ये रख लेता था। पक्की हो गई दोस्ती। अब दोस्ती पक्की हो गई तो अब बिजनेस करो। अब तुमको कितना चाहिए ऊन, बताता था ये, इतना मन चाहिए या इतने बिहड़ों का मून चाहिए। तो फिर इनके जो नौकर थे भूटियाओं के, वो उनमें से 2-3-4 को ये भेज देता था, उसका मुखिया होता था, जाओ बताओ इनको कि तुम्हारी बकरियां कहाँ हैं। जहाँ चर रही होती थी चरागाह में, वहाँ वो फिर करते थे कि इतनी बकरियों का ऊन चाहिए। एक बकरी को फिर लंबा किया, सुलाया उसको, और उसकी ऊन काटी, पूरा जो भी लगाया उसमें समय, फिर उसको इकट्ठा किया। तो गेबल में नाप होती थी उसकी, गेबल के नाप करके बहुत सारी फिर उसके पेटियां बनाई। फिर उस पेटियों को ही बस उसमें रखा उनके कमर में, फिर लाए उसको मुख्य जगह पर, फिर वहाँ से लाद करके यहाँ लाए। तो इस तरह की तो थी। वहाँ भी हमको बकरियों की नस्लें मिलती हैं नाम में ना, ये बकरी ये बकरी ये बकरी, और वो सिस्टम बस सब बोलता है, वो सांस्कृतिक शब्दावली। और ये जो थे ये जो दारमा और जोहार के जो इलाके थे इसमें भी है ना, तो इसके लिए तो बड़ा मेहनत करनी पड़ी बाज बहादुर चंद को। एक जगह लिखा है कि रुद्रचंद ने शिरा को जीता और अस्कोट के रजबार के साथ संधि हुई, और फिर अस्कोट का रजबार का इलाका भी उसी में मिला दिया। लेकिन बहुत दिक्कत हुई उनको, उसको हैंडल करने में बहुत दिक्कत हुई रुद्रचंद को, और कुछ वर्ष तो चली वह संधि। फिर बाद में यह हुआ कि ये जो इलाका है, ये मुनस्यारी का इलाका, ज्वार मुनस्यार और दारमा, ये 3 छोटे छोटे राज्य थे, इनके भी राज्य थे अपने अपने। तो इन्होंने ये उनको देते थे अपना जुमली, जो आजकल नेपाल का इलाका है, काली की उस पार जुमली के इलाके थे, जुमली का शासन होता था इसमें। ये लक्ष्मी चंद के बखत ही लिखी गई है, ये लिखा है ना, लक्ष्मी चंद जी का बखत डोटी से हम इसको लाए और सील बंद करके लाए, वहाँ हमने देखे सब रिकॉर्ड। अब इसमें मेरे लिए ये प्रश्न उठा
कि रुद्रचंद के लक्ष्मीचंद रुद्रचंद का लड़का था। रुद्रचंद की मृत्यु हुई 1597 में, और उसके बाद ये लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठे। तो लक्ष्मीचंद ने ये करवाया ये काम, देखो हमारे कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है, हमारी सीमा कहाँ है, नोट करके लाओ पुराने रिकॉर्डों से। तो ड्यूटी गई, वहाँ से लाए ये सब। तब इसने लिखा है कि वहाँ से लाए हम इसको, और ये गडेरे वाले बही में सब लिखा है उसने ये। तो ये हुआ। तो अब उसमें यह हुआ, मेरे लिए दिक्कत यह है कि लक्ष्मीचंद के बखत की ये लिखत है, ये कह रहा है मैं वहाँ से लाई, लेकिन जब ज़मीन का वो लिखता है तो वह कह रहा है बाज बहादुर चंद के इतनी ज़मीन इसको दी। बाज बहादुर चंद तो बहुत बात का है, और ये 1597 के आसपास का आदमी उस इतने आगे की बात कैसे लिख रहा है। तो ये सारा, तो इसका हमने इस ढंग से समझा है इसको कि ऐसा हुआ होगा कि ये उलझते रहे जो ड्यूटी से और जोहार से, और ये मुनशारी ज्वार से, और ये जो है रंग समाज जिसमें रहता है ये दारमा वाली नहर। तो इसमें ये बहुत वर्षों तक ये इसमें लड़ाई झगड़ा भी होते थे इनके आपस में। ये सहज उसने और बढ़िया लिख रहा है, वो जो अभी जो किताब उन्होंने दी है मुझको वो लिख रहा है अब तो वहाँ। और अस्कोट के रजबार के बारे में कह रहे हैं, वो उसने भी आनाकानी करी। हम तो अलग थे ही पहले से। तो अस्कोट के जो मैं पढ़ रहा हूँ एक किताब गजेटियर है, वो अल्मोड़े का गजेटियर है, वह लिख रहा है कि अस्कोट के रजबार ने वो जो ब्यास और चौदास का इलाका है वह बेच दिया जुमली राजा को। स्पष्ट लिख रहा है, वो बेच दिया, उसने पैसे ले लिए। तो आज भी वो कहते हैं बल, तभी तो कहते हैं ना हमारा इलाका यहाँ है, जो आते हैं ना आजकल वो नेपाली वो जो उत्पात करते हैं। तो इस तरह का है ये। तो उससे मालूम पड़ता है कि एक शासन केंद्र ज्वार का था, एक शासन केंद्र इसका था दारमा का, एक अस्कोट का था, और एक शिरा का तो था ही था। अब जब ये लिख रहा है, जो ये है लक्ष्मीचंद के बखत की बही लिख रहा है, और लिख रहा है कि बाज बहादुर चंद के बखत की ये ज़मीन है यहाँ, तिरमल्ल चंद के बखत की। ये तो बहुत बाद के राजा हैं, तब बहुत बाद के रिकॉर्ड इसमें पहले कैसे आ गए, उसका मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि 1581 में शीरा का डाउनफॉल हुआ, 1581 से लेकर के 1681 और 1700 आ गया। 1790 में गोरखे आए फिर बाद में, करीब 200 वर्ष के बाद। तो गोरखों ने देखा कि हम तो पहले यहाँ के थे ही सर्वे सर्वा, हमारी खानदान के तो थे, चंद वहीं के थे, और रजबार वहीं का था, तो एक बनता है ना। तो ये हुआ। तब गोरखों ने क्या किया, गोरखों ने ढूंढा इन पुराने कागज़ों को, और इनके लिखने वालों से कहा तुम और खोज के लाओ वहाँ से, उसी हिसाब से चलते हैं हम सब। इसीलिए पुनः लिखी गई ये, और इसीलिए जो चिटगालगांव वाली बही है वह बताती है इस बात को। वह टोटल ज़मीन का हिसाब कर रही थी, इतने बखत के इतने बखत के इतने, मंदिरों की जागीर में इतने थे, और शिवंगी की जागीर में इतने थे, ठाकुरों की जागीर में इतने थे, ब्राह्मणों की जागीर में इतने थे। ग्रैंड टोटल बना रहा है, पूरा हिसाब किताब बना रहा है। और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये बना करके उन्होंने दिया गोरखों को, और गोरखों ने यही काम इनको फिर दे दिया बयालों को कि तुम लिखो, अब हमारे भी तुम ही हो अब लेखक। तो ये 25 वर्ष करीब शासन रहा वो, 25 वर्ष में फिर से ही आ गए अपनी जगह पर। और ये जो बयालों में एक है परमानंद जोशी को इन्होंने द्वार मुनिका दारमा का दामी बनाया। वो कागज़ है मेरे पास, दारमा का दामी माने ऑडिटर,
दारमा का दामी नियुक्त किया गया, तुम हमारे पहले से विश्वस्त आदमी हो, वहाँ बनो, तुम हिसाब किताब करो उस इलाके का जो कि कन्फ्यूज है वो। तो बाज बहादुर चंद तो कैलाश मानसरोवर से लब लौट के आए तो पहली बार ये बंदोबस्त में वो जब वो वसूल करने गए लगान, तो वहाँ के लोगों ने कहा हम तो लगान दे चुके हैं जुमले के राजा को, 2 राज्यों को थोड़ा ही देंगे हम जबान। लौट के आए वहाँ से आदमी, तब बाज बहादुर चंद ने अपने लड़के उद्योग चंद को भेजा, उसके साथ 2 आदमी और भेजे, जाओ क्या बात है, उसका बलवा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं। एक जगह लिखा है वह दूसरी वाली किताब में, जुमला मनाई बेर मैंने जुमला के राजा को प्रशासन को मना करके तय हुआ, संधि हो गई कि नहीं अब ये जुमला को नहीं तुम हमको दोगे, अल्मोड़े को दोगे भैंस। तो इस तरह का उल्लेख हुआ है। ये बहियाँ तो मुख्य रूप से ज़मीन का हिसाब है, ज़मीन में जो लगान मिलती है, शिर्ती कहते हैं उसको। 2 शब्द हैं, एक शिर्ती है, शिर्ती माने पहले से जो लगान दे रहे हो, जब से है, और उससे भी पहले भी सब व्यवस्था रही होगी, उससे भी पहले भी रही, आबादी कम रही होगी लेकिन खेती तो बहुत पहले से होती थी, अब जिसकी भी होती थी तो उसको शिर्ती कहते हैं। वह चढ़ा हुआ है रजिस्टरों में, शिर्ती का पैसा इतना माने पुरानी ज़मीन का। जो नई ज़मीन मिल रही है उसका अब नया किस्म से अलॉटमेंट हुआ, वो कर रहे हैं वो। और शिर्ती के साथ एक शब्द आया है मात का दीनी, जगह जगह लिखा है मात का दीनी। उस मात का दीनी का मतलब यह है कि पैसा नहीं था लोगों के पास, पैसा बामणों के पास था। बामणों के पास कैसा आया, एक तो वह राजा के यहाँ पूजा पाठ करते थे, फिर राजाओं के यहाँ जो जजमान आते थे वो राजाओं की भी पूजा थी, वो बामणों की भी वहाँ वृत्ति हो गई। आज वहाँ पूजा है, आज वहाँ नामकरण है, आज वहाँ विवाह है, आज वहाँ ये है, आज वहाँ भागवत है, आज वहाँ लिखना है, ये कुंडली ये सब करना है। तो थोड़े बहुत पैसे होते थे उनके पास, तो उन पैसों से वह ज़मीन जोड़ते थे। ज़मीन कैसे जोड़ते थे, वह कोई खचिया है, ज़मीन है उसके पास बहुत से, उसमें उसके पास पैसा नहीं है, ज़मीन तो है पैसा नहीं है, तो उससे यह कहते थे कि तू पैसा ले ले, इतनी ज़मीन हमको दे दे। तो वह ज़मीन दे देता था, ये पैसा दे देते थे उसको, कागज़ में लिख देते थे इतना पैसा तुम्हारा मिला और इतना ज़मीन हमको मिली। अब यह ज़मीन तो हमको मिली लेकिन लगान तुम ही दोगे उस ज़मीन का। हमने ज़मीन खरीदी, मैंने तुमको पैसा दिया, अब लगान तो हर 6 महीने या 1 वर्ष में करनी है जमा, वह तुम करोगे कि तुम करोगे, और तुम कब तक करोगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे। अगर बीच में तुमने पेमेंट वापस कर दिया मेरा, तब फिर कोई बात नहीं, अपनी ज़मीन आपने ली, अपना पैसा मैंने ले लिया, वैसे ब्याज पर अब होता है ना, ऐसा हुआ। और अगर ज़मीन जिसकी है वह मर गया तो उसका लड़का करेगा जब वो वापस पैसा, और जब तक नहीं करेगा तब तक ज़मीन तो हम कमाएंगे ही आपकी। अगर वो उसकी बेचने की हिसाब हुई या उसको भी ज़मीन को लड़का वड़का नहीं है, अनस्त हो गई उसकी, या कहीं छोड़ के चला गया वो, तब उसको कहते हैं मात शब्द है उसके लिए, मात कै लीनी। लिखता है इसमें कि इतनी ज़मीन तो शिर्ती की थी, मानी राजा रजवाड़ों से बहुत प्राचीन काल से आ रही थी तुम्हारी इस गांव में, और इतनी ज़मीन तुमने जोड़ी, मात का लेने का अलग से लिखता है, वो अंकों में लिख देता है उसमें। तो इस तरह से ज़मीन का बड़ा बारीक हिसाब है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में ये। तो इस तरह से ज़मीन जोड़ी ब्राह्मणों ने, और फिर बीच में वो छोड़ भी देते थे। राजा से कोई नई ज़मीन मांग दी, बढ़िया काम हम हुआ, दूसरे गांव चले गए, राजाओं के पास सब था, ज़मीन थी, आबादी बहुत कम थी। तो इस तरह की ये है इसमें।